Hello students of the BSc second semester. Here we discuss about the heterospory and seed habit. It is the topic of unit 2. Heterospory is the characteristic of pteridophytes. कि heterospory का जो करेक्टर है वो जो है टेरिडोफाइट्स में मिलता है. सभी टेरिडोफाइट्स जो हैं हेटेरोस्पोरी को नहीं दर्शाते. कुछ ऐसे हैं जो होमोस्पोरी को दर्शाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हेटेरोस्पोरी को दर्शाते हैं. तो होमोस्पोरस कौन से प्लांट है या होमोस्पोरी कौन से प्लांट दर्शाते हैं, कौन से प्लांट हेटेरोस्पोरी हैं, इस बेसिस पर जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं हम उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. तो ये ऑल टेरिडोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. कौन कौन से ग्रुप्स हैं? होमोस्पोरस जो होमोस्पोरी का करेक्टर दर्शाएंगे SPORY. इसी तरह से हेटेरोस्पोरस जो हेटेरोस्पोरी HETEROSPORY है, हेटेरोस्पोरी का करेक्टर दर्शाएंगे. जैसे नाम से पता चला है होमोस्पोरी, होमो मीन्स इक्वल, स्पोर्स यानी कि इसमें होमोस्पोरी में जितने भी स्पोर्स बनेंगे स्पोरेंजिया के अंदर वो सारे स्पोर सेम साइज के होंगे. तो सेम साइज के स्पोर जो हैं इसके अंदर इसकी स्पोरेंजिया में बनते हैं. तो ऐसे प्लांट्स एक ही तरह के स्पोरेंजिया बनाएंगे और उनके अंदर एक ही प्रकार के स्पोर का डेवलपमेंट होगा. ये सारे स्पोर सेम साइज के होते हैं और एक ही तरह के होते हैं. सेम साइज होने के कारण हम इसको सेम टाइप का कह सकते हैं. तो ऐसे प्लांट्स जो हैं होमोस्पोरस प्लांट और ये करेक्टर होमोस्पोरी कहलाता है. तो ऐसे एग्जाम्पल हैं लाइकोपोडियम, काफ़ी हद तक इक्विसिटम, फर्न एक्सेट्रा. तो इसमें ये करेक्टर पाया जाता है. फर्न में आप मेंशन करना चाहो तो नेफ्रोलैपिस जिसको हम स्वॉर्ड फर्न भी कहते हैं. इसकी जो लीफलेट है इसमें कंपाउंड लीफ पाई जाती है. कंपाउंड लीफ क्या होती है बाद में बता देंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जान लो कि इसमें कंपाउंड लीफ पाई जाती है इस तरह से, और ये इसका एक लीफलेट रहता है. तो इसका ये जो लीफलेट है, इसके जो लीफलेट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उस लीफलेट में जो है हमें सोराइस दिखाई देते हैं. तो इस तरह से सोराई का पाया जाना, सोराई का मिलना. सोराई मीन्स ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया. तो इसमें ये पाए जाते हैं जिसके कारण जो है इसमें सेम साइज के स्पोरेंजिया है, इसलिए ये भी जो है होमोस्पोरस करेक्टर दर्शाते हैं. तो जितने भी फर्न हैं वो सब के सब जो है इस तरह के करेक्टर दर्शाएंगे. तो लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और फर्न. नेक्स्ट करेक्टर इज, तो इसमें क्या होता है, स्पोरेंजिया बनती है. स्पोरेंजिया में बहुत सारे स्पोर्स बन गए. हर स्पोर जर्मिनेशन के बाद एक प्रोथैलस बनाएगा. इस प्रोथैलस में ये प्रोथैलस कैसा होगा, गैमेटोफाइट होगा, क्योंकि जब स्पोर्स का फॉर्मेशन इसमें होता है तो यहाँ पर मियोसिस डिवीजन हो जाता है. तो मियोसिस डिवीजन के कारण हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा. तो ये प्लांट जितने भी हैं, चाहे होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस, दोनों में जो स्पोर्स बनेंगे वो आफ्टर मियोसिस बनेंगे, रिडक्शनल डिवीजन के बाद बनते हैं, जिसके कारण ये हैप्लॉइड नेचर के होते हैं. इससे डेवलप होने वाला प्रोथैलस आप जो है ब्रायोफाइट्स के प्रोथैलस के कंपेयर कर सकते हो कि उसी के समकक्ष होता है, उसी की तरह होता है. और इस थैलस के अंदर जिसको हम प्रोथैलस कह रहे हैं, आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया यानी कि फीमेल सेक्सुअल पार्ट और मेल सेक्सुअल पार्ट का फॉर्मेशन होता है. इसी के अंदर आर्चिगोनिया में एग सेल और एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्रोजोइड्स या स्पर्म या मेल गैमीट बनते हैं, जो बाद में फ्यूजन करेंगे एग सेल के साथ और क्या बना लेंगे, जाइगोट. और ये जाइगोट बाद में फिर से जो है एक मैच्योर प्लांट बना लेता है. तो इस तरह की लाइफ साइकिल इसमें होती है. लेकिन जो हेटेरोस्पोरस प्लांट है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, स्पोरस मतलब स्पोर. तो ऐसे प्लांट्स या ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनके स्पोर्स अनइक्वल साइज के होते हैं या असमान साइज के होते हैं या साइज में भिन्न होते हैं एक दूसरे से, उनको हम जो है हेटेरोस्पोरस प्लांट कहते हैं. और ये करेक्टर जो है हेटेरोस्पोरी कहलाएगा. अब ये जो हेटेरोस्पोरस प्लांट है, नाम से पता चल रहा है 2 तरीके के स्पोर बनते हैं. कौन कौन से? मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर.
ये मेगास्पोर और ये जो माइक्रोस्पोर बने हैं ये अलग अलग तरह की स्पोरेंजिया में बनते हैं। तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन करने वाली स्पोरेंजिया क्या कहलाएगी? मेगास्पोरेंजिया। उसी तरह से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करने वाली स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हेटेरोस्पोरस प्लांट है उसमें दो तरह की स्पोरेंजिया बनती हैं, मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हेटेरोस्पोरस प्लांट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप एंड साइज ऑफ स्पोर इन देयर रेस्पेक्टिव स्पोरेंजिया की जो स्पोरेंजिया जिससे जुड़ी हुई है, रिलेटेड है, उसी तरह की स्पोरेंजिया में वो अलग अलग तरीके के स्पोर्स बनाएंगे। अब ये जो मेगास्पोर बने या माइक्रोस्पोर बने, दोनों तरह के स्पोर के डेवलपमेंट में मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस के बाद मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बन गए। इनके जर्मिनेशन से, मेगास्पोर के जर्मिनेशन से फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से मेल गैमेटोफाइट बनता है। या ऐसे कह दो कि इनसे डेवलपमेंट के बाद, जिसको हमने प्रोथैलस कहा था ऊपर, वो यहाँ भी प्रोथैलस वर्ड कह सकते हैं, लेकिन इसको हम फीमेल प्रोथैलस कहेंगे, इसको हम मेल प्रोथैलस कहते हैं। लेकिन ये प्रोथैलस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते। होमोस्पोरस प्लांट में ज़्यादा डेवलप होते हैं, हेटेरोस्पोरस प्लांट में प्रोथैलस ज़्यादा डेवलप नहीं होते और काफ़ी हद तक ये जो हैं आर्चिगोनिया या एंथ्रीडिया में टर्न हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनिया बनेगी और मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होगा। इस एंथ्रीडियम में क्या बनेंगे? एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइड, जो उसको हम मेल गैमीट कहते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है। और आर्चिगोनिया में जो हम फीमेल गैमीट के नाम पे जानते हैं वो एग सेल है। बाकी सारी वेंटर कैनाल सेल या कुछ और बन रहा है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उसका फर्टिलाइजेशन में कोई भी रोल नहीं है। तो इस तरह से जो हेटेरोस्पोरस प्लांट है उसमें दो तरह के प्रोथैलस बनते हैं या दो तरह के गैमेटोफाइट बनते हैं, एक तो मेल गैमेटोफाइट और दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट। एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोस्पोरी, कौन कौन से प्लांट जो है हेटेरोस्पोरी दर्शाते हैं? तो कुछ कॉमन प्लांट है जैसे स्लेजिनेला, मार्सिलिया, साल्विनिया, अजोला, आइसोटीस एक्सेट्रा। तो स्लेजिनेला, मार्सिलिया, साल्विनिया, अजोला, आइसोटीस एक्सेट्रा ये बहुत ही कॉमन है। और साइज ऑफ स्पोर्स आर डिफरेंट इन हेटेरोस्पोरी, पहले भी बता दिया है। एंड इट कॉज सेक्स डिटर्मिनेशन, तो साइज, स्पोर के साइज में डिफरेंस एक तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन को बता रहा है कि जो साइज में बड़े हैं जिनको हम मेगास्पोर कह रहे हैं वो फीमेल हैं, और जो साइज में स्मॉल हैं जिनको हम माइक्रोस्पोर कह रहे हैं वो एक तरह से मेल स्पोर है। तो ये साइज में डिफरेंस किसको इनिशिएट कर रहा है या किसको इवेल्युएट कर रहा है? इसको, ये जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के ओरिजिन को या सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस का निर्धारण कर रहा है। अब साइज में डिफरेंस का फैक्टर कौन सा है? तो इसका फैक्टर है न्यूट्रिशनल फैक्टर, कि किसको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल रहा है, किस स्पोर को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है। जो मेगा स्पोर है वो संख्या में 1 to 4 बन रहे हैं, 1 से 4 बन रहे हैं, जबकि जो माइक्रोस्पोर हैं वो संख्या में न्यूमेरियस यानी असंख्य बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं। तो एक सेल का प्रोटोप्लाज्म जो बहुत सारे टुकड़ों में बट जाएगा तो उसमें हर पीस के पास क्या होगा, थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म आएगा, तो जिसके कारण बनने वाले स्पोर का साइज रिड्यूस हो जाएगा, साइज जो है स्मॉल हो जाएगा। वे संख्या में बहुत ज़्यादा बनेंगे लेकिन साइज में स्मॉल होंगे। जबकि मेगास्पोर, वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पूरे का पूरा स्पोरेंजिया के अंदर जितना भी कंटेंट है वो क्या कर रहा है, 1 से 4 मेगास्पोर बना रहा है। 1 भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं। तो अगर हम स्लेजिनेला की बात करें, स्लेजिनेला हुआ, साल्विनिया हुआ, तो अगर हम स्लेजिनेला की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसके जब हम डेवलपमेंट को देखेंगे तो 1 फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल रह पाती है। ये जो 1 फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है केवल एक ही फंक्शनल है, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ये भी आगे चलकर डिवीजन जब करेगी, रिडक्शनल डिवीजन, तो इसके से
4 स्पोर्स बन जाएंगे। अब इसमें स्पीसीज टू स्पीसीज थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, इस तरह की इनकी सर्वाइबिलिटी की संभावना रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रह पाती है और बाकी सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और जो डिस्ट्रॉय हुई है वो क्या करेगी, जो लिविंग कंडीशन में जो सरवाइव कर गई फंक्शनल मेगास्पोर है उसको न्यूट्रिशन देती हैं, या ऐसे कह दो कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो उनके प्रोटोप्लाज्म को या उनका जो लिक्विड कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसके कारण इनको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता है। उसके अंदर का जो दूसरी सेल जो है जो काम नहीं करेंगी, सरवाइव नहीं करेंगी, वो उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जो सरवाइव कर रही है, जो फंक्शनल है, उसके पास ज़्यादा न्यूट्रिशन आ जाएगा, जिसके कारण उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। इसमें भी 1 से 4 बने हैं, 1 से 4 में भी मान लीजिए 2 सरवाइव करते हैं, 2 डैमेज हो जाते हैं। तो जो डैमेज हुए मेगास्पोर है ये भी जो सरवाइव वाले हैं, जो लिविंग कंडीशन वाले मेगास्पोर हैं, उसको न्यूट्रिशन देंगे, यानी कि उसको अपना सारा कंटेंट प्रोटोप्लाज्म सारा उसको दे देंगे, या वो ऐसे कह दो दे देंगे, या वो उसका एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह की प्रोसेस जो है इसमें देखी जाती है। तो न्यूट्रिशनल फैक्टर जो है काफी हद तक रोल करता है किसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन में। मेगास्पोर जो है इसमें जहाँ हेटेरोस्पोरी पाई जाती है तो वहाँ पर जो स्पोर का जर्मिनेशन है वो स्पोरेंजिया के अंदर ही शुरू हो जाता है। तो मेगास्पोर स्टार्ट जर्मिनेशन इन मेगास्पोरेंजियम, उसी तरह से माइक्रोस्पोर स्टार्ट जर्मिनेशन इन माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम में जर्मिनेशन हो रहा है और वो कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस तरह का नहीं होता, तो यहीं पर ही जो है एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो इस तरह का डेवलपमेंट जब स्पोरेंजिया के अंदर ही डेवलपमेंट शुरू हो जाता है तो उसको हम एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो ऐसा डेवलपमेंट जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। Then female gametophyte get nourishment from the sporophyte, so seed habit initiated. अब ये डेवलपिंग जो है, इससे जो डेवलपमेंट हो रहा है गैमेटोफाइट का, तो इसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या कर रही है, नरिशमेंट ले रही है आसपास की सेल से। तो आसपास की सेल्स कौन सी हैं, आसपास की स्पोरोफाइट सेल्स हैं, तो उससे ये नरिशमेंट ले रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सीड की तरह वर्क कर रही है फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस तरह का सीड हैबिट, यानी ट्रू सीड तो नहीं बनता, लेकिन सीड जैसे स्ट्रक्चर्स इसमें बनने लगते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सीड हैबिट डेवलप हो रही है। सीड इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते, क्योंकि सीड के कुछ करेक्टर्स हैं, उसमें प्रेजेंस ऑफ इंटेग्यूमेंट है, और भी करेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे इसमें नहीं पाए जाते। स्लेजिनेला इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ सीड हैबिट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल सीड हैबिट का कौन सा है, स्लेजिनेला है। इसके अलावा साल्विनिया भी जो है इसी तरह का एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें सीड हैबिट जो है दिखाई देगी। इट रिजेंबल विद द हायर प्लांट मैनी वेज, कि इस तरह की सीड हैबिट में अगर हम कंपेयर करें तो हायर प्लांट्स की तरह, जैसे उनमें जो सीड पाए जाते हैं उसी की तरह से स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देते हैं। कौन कौन से, अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल इन स्पाइक फॉर्म कैन बी डायरेक्टली कंपेयर्ड विद द कोनिफर। जिम्नोस्पर्म से इसका इन्होंने कंपेयर किया है। स्लेजिनेला प्लांट में क्या होता है कि इसमें जो ब्रांच है, ब्रांच के टिप पर जो है लीव्स बनने लगती हैं, और ऐसी लीव्स होती हैं जो स्पोरेंजिया कंटेनिंग होती हैं। तो इसमें प्लांट्स में हम देखेंगे 2 तरह की लीफ हैं। एक तो वो लीफ हैं जो वेजिटेटिव हैं, जो नॉर्मल ग्रोथ कर रही हैं, और दूसरी वो लीव्स होती हैं जो स्पोरोफिल हैं। स्पोरोफिल लीव्स वो कहलाती हैं जिनके बेस पर हमें जो है स्पोरेंजिया दिखाई देंगे। अब ये जो स्पोरोफिल लीव्स है एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हो जाती हैं, तो पर्टिकुलर मैनर में स्पाइक फॉर्म में ये अरेंज हो जाएंगी, तो इनको हम जो है स्ट्रोबिलस कह सकते हैं। तो ये जो स्ट्रोबिलस है ये काफ़ी हद तक कोन की तरह हो जाता है, और इसको जो है कोनिफेरस स्ट्रक्चर जिम्नोस्पर्म के इक्वल मान लिया गया। स्ट्रोबिलस भी कह सकते हैं हम इसको। गैमेटोफिटिक जनरेशन इज मच रिड्यूस्ड, मेल गैमेटोफाइट इज रिड्यूस अप टू सिंगल सेल। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन जो बनी है गैमेटोफाइट, उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, साइज वगैरह में कोई ज़्यादा स्पेशलिटी नहीं होती, इसलिए हमने कहा कि ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, सिंपल हो गया है। मेल गैमेटोफाइट इज रिड्यूस अप टू सिंगल सेल। अब मेल गैमेटोफाइट कब कहाँ तक रिड्यूस हो सकता है,
एक सेल के रूप में भी हमें जो है मेल गैमेटोफाइट दिखाई दे सकता है। गैमेटोफाइट आर डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफिटिक ये जनरेशन जो है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अदर फैक्टर्स के लिए जो है स्पोरोफाइट्स पर डिपेंड है, तभी तो वो उसकी स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप हो रही है, यानी कि स्पोरोफाइट पर डिपेंड है। फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन थ्रू आउट इन द मेगास्पोर। ये जो मेगास्पोर है ये लंबे समय तक फीमेल गैमेटोफाइट में ही इज रिटेन थ्रू आउट इन द मेगास्पोर, कि मेगास्पोर या मेगास्पोरेंजियम में जो है फीमेल गैमेटोफाइट बने लंबे समय तक बने रहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा। अब जब जायगोट बन जाएगा तो इसमें डिवीजन स्टार्ट होगा, जिससे स्पोरोफाइट स्टेज आएगी। तो फर्स्ट डिवीजन जो जायगोट में होगा वो लगभग इसी तरह से होता है जैसे कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होता है। तो ये एंजियोस्पर्म प्लांट से इसकी सिमिलरिटी है। सीड हैबिट और क्या क्या है? स्लेजिनेला क्लोजली अटैच्ड विद सीड हैबिट बट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सीड, कि ट्रू सीड नहीं है लेकिन सीड जैसा स्ट्रक्चर या सीड जैसी बातें इसमें दिखाई देने लगी, इसलिए हमने कहा कि स्लेजिनेला में सीड हैबिट डेवलप होने लगी है। तो सेल स्लेजिनेला, दूसरा एग्जाम्पल साल्विनिया भी हम कह सकते हैं। स्लेजिनेला मेगास्पोरेंजियम को हम कंपेयर कर सकते हैं, जो ओव्यूल बनते हैं एंजियोस्पर्म में उसके न्यूसिलस से। तो उसका न्यूसिलस जो है मेगास्पोरेंजियम की तरह होता है, जिसके अंदर जो है मेगास्पोर डेवलप होते हैं। ऐसे ही फीमेल उसमें होता है एंजियोस्पर्म में। देन लेपिडोकार्पन, मैक्सोकार्पन आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोस्पोरी। तो ये और दूसरे हैं लेपिडोकार्पन और मैक्सोकार्पन। ये दोनों प्लांट्स जो है पैलियोबॉटनिकल एविडेंसेस हैं। ये आज अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इनकी प्रेजेंस से या इनको देख के पता चलता है कि इनमें भी सीड हैबिट पाई जाती है। स्लेजिनेला अपोडा स्पीसीज नियर टू द सीड हैबिट, ये सबसे ज़्यादा सीड हैबिट के क्लोज मानी गई है। तो सीड नहीं बन के बल्कि सीड जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, तो सीड में मेन कैरेक्टर क्या है कि सीड में इंटेग्यूमेंट पाए जाते हैं। इंटेग्यूमेंट वो है जो ओव्यूल्स को चारों तरफ से कवर किए रहते हैं, इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट, और सीड हैबिट में अब्सेंट। तो ये करेक्टर किसकी तरह है? एंजियोस्पर्म की तरह है। एंजियोस्पर्म में इस तरह का मिलेगा, और यहाँ ये टेरिडोफाइट्स की तरह है। ये टेरिडोफाइट का करेक्टर है, इसमें सीड हैबिट पाई जा रही है। तो ये जो है ऑल अबाउट हिट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट। इसमें लगभग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किसमें सीड हैबिट पाई जाती है, कौन सा प्लांट होमोस्पोरस है, कौन सा प्लांट हिट्रोस्पोरस है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर स्पोर्स जो बनते हैं उनके डेवलपमेंट में कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। प्रोथैलस जो बने वो कैसे बने, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट के कारण ये प्रोथैलस बनते हैं। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। और सीड से उस ट्रू सीड क्यों नहीं कहते, दोनों में क्या अंतर है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।